मैं नवनीत त्यागी आप सभी का पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीमोड़ा काट की तरफ से संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कक्षा 11 विषय भूगोल के अंतर्गत खंड ख में पहला अध्याय जिसका नाम है भारत की स्थिति के विषय में अध्ययन कराऊंगा। प्यारे छात्रों, अभी आपने कक्षा हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके 11वीं कक्षा में कला वर्ग के छात्र के रूप में प्रवेश लिया है और विषय भूगोल आपका अध्ययन विषय के रूप में आप लोग अध्ययन करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको कुछ थोड़ी सी विषय वस्तु भूगोल विषय के विषय में बता देना चाहता हूं। आप 11वीं कक्षा में इन दो पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। ये पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत खंड क के रूप में और भारत भौतिक पर्यावरण खंड ख के रूप में आप लोग अध्ययन करेंगे। यदि इन दोनों को मिलाकर मिश्रित करके पेपर एक ही होता है। खंड क और खंड ख एक ही पेपर में शामिल किए जाते हैं, लेकिन दो किताब अलग अलग खंडों के रूप में आप अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आज खंड ख से शुरू कर रहे हैं। खंड ख और खंड ख का पहला चैप्टर जो है, पहला अध्याय जो है, उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। हम लोग भारत के निवासी हैं, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है। दुनिया में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं मिली है उनमें से एक भारत है। चाहे कोई मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे अन्य कोई सभ्यता हो, उन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता है भारत की। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नाम आपने सुना ही होगा। ये सिंधु सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगर हैं और ये सभ्यता इसी पावन भूमि पर, इसी पावन धरती पर उत्पन्न हुई। तो आज हम लोग भारत की स्थिति के विषय में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है। इसका अक्षांशीय, इसका देशांतरीय, ये सारी चीजें आप लोग इस अध्याय में अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आपको भारत के विषय में समझाने से पहले ये भारत का एक रेखा चित्र यहाँ पे अंकित कर रहा हूं। उसके बाद आपको इस विषय को समझने में बहुत आसानी हो जाए।
चित्र मैंने यहाँ अंकित करने का प्रयास किया है और इसमें आपको वो सारी चीजें जो मैं आज पढ़ाना चाहता हूँ वो समाहित है। पहले बुक के माध्यम से तो 2 लाइन आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। कक्षा 9 या उससे पीछे या 10 की कक्षाओं ने आपने भारत के मानचित्र को देखा होगा और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। आपको भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात करना है। विस्तार का मतलब होता है फैलाव, कि भारत अक्षांश और देशांतर रेखा तक कहां तक फैला हुआ है, ये भारत का विस्तार है। लेकिन आपको समझना है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या। जब आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पता होगा तो भारत के विस्तार को आप आसानी से समझ सकते हैं। अक्षांश रेखाएं, ये होती क्या है अक्षांश और देश? मैं आपको बता दूं, मानचित्र पर किसी भी देश की स्थिति, किसी भी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए आपको इन 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है। किन 2 रेखाओं की? अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। ये दोनों रेखाएं काल्पनिक होती है। काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना किया था, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के मानचित्र को या संपूर्ण पृथ्वी को हम कागज पर नहीं बना सकते, क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है। इतना बड़ा कागज हम उपलब्ध नहीं कर सकते। तो हम लोग एक पैमाने के आधार पर उसको कागज पे बना लेते हैं और उसको बनाने के लिए इन काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। आपने पिछली कक्षा में ग्लोब देखा होगा। ग्लोब पृथ्वी का आकार बनाने का प्रयास किया जाता है। अब उस ग्लोब पर आपको इस तरह से रेखाएं खिंची हुई दिखाई देगी। जैसे हम लोग खरबूजा देखते हैं कि ये ग्लोब है और ये जो रेखाएं खींची गई है ये वो 2 रेखाएं हैं। ये वो रेखाएं हैं जो हम यहां पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा। अब अक्षांश रेखाएं आपको जनरली समझना है किसे कहते हैं। ये ग्लोब है, मैंने आपको बताया, इस पे ये 2 रेखाएं खींची। ये ध्रुव, ये ध्रुव का मतलब होता है किनारा छोर, ठीक। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव कहलाता और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आकृति कुछ गोलाकार है। अगर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी गोल है, क्यों? लेकिन ध्रुवों पर अगर आप पूछते हैं तो उसकी आकृति चपटी है, थोड़ी सी, पूर्णतः गोल नहीं कह सकते। और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। अब आपको ये 2 रेखाएं दिखाई दी, एक पड़ी रेखा, पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा। तो यही वो 2 रेखाएं हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं पड़ी रेखाओं को कहते हैं। इधर आपका पश्चिम होता है, इधर आपका पूर्व होता है, ठीक। ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और इनके बढ़ने का जो क्रम होता है वो उत्तर और दक्षिण को, यानी ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तो
देखकर आसानी से बता सकते हैं कि वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं या ग्लोब पर पड़ी हुई रेखाएं अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश। लेकिन आप जरा यहां गौर से देखिए, मैंने मान लीजिए कोई 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची, एक रेखा इससे ऊपर और एक रेखा मैंने यहां इससे नीचे दिखाई। अब आप इसको ध्यान से देखना कि इस रेखा और इसके नीचे की जो रेखा है, यानी बीच वाली रेखा से ऊपर की और उससे नीचे की जो रेखा है उसमें समान अंतर है, समान अंतर है। जो ये बीच की रेखा है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भू का मतलब होता है जमीन, मध्य का मतलब होता है बीच, और रेखा लाइन आप समझ रहे। ठीक, ये वो रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल बीच से गुजरती है। इसका एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि इससे ऊपर और नीचे आपको 2 रेखाएं मैंने खींच के दिखाया है। ये तीनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखा। कैसी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। तो इसको देखने पे आपको पता चल रहा है कि अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती है? समांतर होती है। ठीक, अक्षांश रेखाएं समांतर होती है। पिछली कक्षा में आप पढ़ के आए हैं कि समांतर रेखाएं वो रेखाएं हैं जो कहीं नहीं कटती, आपस में नहीं मिलती, समान अंतर। इसका अगर आप संधि विच्छेद कर दें, समांतर रेखाओं या समांतर का संधि विच्छेद कर दें तो आपका बनेगा समान अंतर। अंतर मतलब डिफरेंट और समान मीन्स इक्वल यानी बराबर। ठीक, इनके बीच बराबर अंतर पाया जाता है। अगर आप इसको आगे भी बढ़ाओगे तो ये ऐसे ही सीधे बिना मिले निकल जाएंगी। तो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती, उनके बीच समान अंतर पाया जाता है। तो 2 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम और पूर्व की ओर खींची जाती हैं और ये समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, क्लियर, समझ आ गया। एक बार और बता देता हूं कि पृथ्वी के आकार को कागज पर बनाने के लिए इन 2 रेखाओं की जरूरत पड़ती है। एक अक्षांश रेखाएं होती है, दूसरी देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं अक्ष के समांतर होती हैं, पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा उसके बराबर बराबर चलेगी, उसको कहीं नहीं काटेंगे। ठीक, ये समांतर होती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ठीक, अब आ जाइए देशांतर रेखा। आपको एक रेखा और दिखाई दे रही है इस तरह, ये रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। देशांतर क्या कहलाती है? देशांतर। अब अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये इस बिंदु से शुरू हो रही है और इस बिंदु पे आकर मिल रही है। देख लीजिए आप, सारी रेखाएं इस तरह से ही खींची हुई है। ऊपर वाले यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू हो रही है और दक्षिणी ध्रुव पे आकर मिल रही है। ठीक, तो ये इनकी पहचान है। ये खड़ी रेखाएं होती हैं जो ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती है और ये एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव के बीच, दूसरे ध्रुव पे आकर मिल जाती है। अभी हमने समांतर रेखाएं पढ़ी थी अक्षांश, लेकिन ये समांतर नहीं होती। बीच में इनके बीच जब आप विषुवत रेखा के आसपास होते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है और जब आप ध्रुवों के समीप चलने लगते हैं तो ये दूरी धीरे धीरे घटने लगती है। ध्रुवों के पास दूरी कम होती है और विषुवत रेखा के पास दूरी अधिक होती है। ठीक, ये देशांतर रेखाओं की पहचान है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ग्लोब पर खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं जो ध्रुवों की ओर या ध्रुवों पर आकर मिल जाती है।
और ग्लोब पर पड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब भारत की भी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश मैंने बताया उत्तर और दक्षिण, एक अक्षांश यहां गुजर रहा है और एक अक्षांश यहां गुजर रहा है। ठीक, तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कैसे? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट। लेकिन मानचित्र पर अगर आप दिशाओं का ज्ञान आपको करना है तो ये प्लस चिन्ह बनाना होगा। क्या बनाना होगा? प्लस। ऊपर का हिस्सा उत्तर, नीचे का हिस्सा दक्षिण, और इधर आपका पश्चिम और इधर पूर्व। ठीक, अब जरा देखिए ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। यदि हम दक्षिण से ऊपर जाएं तो हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं? उत्तर दिशा में। अगर हम इस रेखा से नीचे आए तो हम दक्षिण दिशा में।